हेलो दोस्तों दोस्तों एथिक्स की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो होगा हमारा अकाउंटेबिलिटी। इथिकल गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का क्या महत्वपूर्ण रोल है। तो लास्ट टॉपिक देखा हमने इथिकल गवर्नेंस का उसमें काफ़ी डायमेंशन देखे। उसमें एक डायमेंशन था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इथिकल गवर्नेंस के अंदर। अब उसी अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। इंडिया के अंदर में कैसे अकाउंटेबिलिटी है। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के साथ में समझाएं। सेकेंड, वाई अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता ही क्यों है आपको, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी की क्या बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस आर क्लोजली रिलेटेड है। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हेल्प करता है इथिकल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए। अगर अकाउंटेबल हो, आपने कोई डिसीजन लिया, अगर आप उसके लिए अकाउंटेबल हो तो आप हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हो गवर्नेंस में। तो अकाउंटेबिलिटी दो टाइप से आप जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट एक्सटर्नल, दूसरी इंटरनल। इंटरनल वाली अकाउंटेबिलिटी होगी इथिक्स वाली अकाउंटेबिलिटी, जो हमने पीछे देखा। इथिक्स वाली इथिकल वैल्यू डेवलप करेंगे। अगर आप कुछ गलत करोगे, अगर आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आपको इंटरनली आपको बुरा फील होगा। आपकी जो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट आपने समझ के रखा हुआ है कि मैं क्या पर्सनैलिटी है, उससे आपको जब कन्ग्रुएंस फील नहीं होगी, आपको लगेगा कि जो अपने बारे में समझता हूँ, मैं एक एफिशिएंट पर्सन समझती हूँ अपने को, एक ऑनेस्ट, एक इंटीग्रिटी वाला पर्सन, या जो हमेशा राइट चीज़ें करता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो इंटरनली अकाउंटेबल होंगे आप उसके लिए, और आपको बुरा लगेगा, आप अगली बार अच्छा करने की कोशिश करोगे। सेकंड चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल इसमें आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सीबीआई को बुरा लगेगा। आरटीआई एक्ट के थ्रू अगर आपकी कंप्लेंट की जाती है, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकाल के कोर्ट में अगर कंप्लेंट की गई, तो आपको बुरा लगेगा। तो इसमें एक्सटर्नल आपको मैकेनिज्म होंगे जो कि आपको डराएंगे अकाउंटेबल होने के लिए, दूसरे इंटरनल होंगे। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्वेंट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री। अब तक अगर आप पूछे कोई आपसे कि अकाउंटेबिलिटी क्यों आवश्यक है पब्लिक सर्वेंट की, तो उस पर तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आपको पता है उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और छोटे लेवल वाले सिविल सर्वेंट होते हैं उनको सस्पेंड वगैरह किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है उनके डिस्पोजल पे। ऑल इंडिया सिविल सर्विस वगैरह उनके पास में, तो उनको जो था डिसमिस करने के लिए उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, उनको ट्रांसफ़र तक की पावर होती है इनके पास में नॉर्मली। तो अकाउंटेबल होते हैं बहुत पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिटीज़न के प्रति भी। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, आप पॉलिटिकल मास्टर के प्रति भी आप अकाउंटेबल हो, एंड सिटीज़न के प्रति भी अकाउंटेबल हो। और वो इंश्योर करते हैं एक रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्ड करे गवर्नमेंट को, ट्रांसपेरेंट एस लगेगा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट हो, और ऑनेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी आपके द्वारा की जानी है। तो वो सब चीज़ें आपने अचीव करनी है अकाउंटेबिलिटी अगर पब्लिक सर्वेंट के अंदर होंगी तो। अब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करेंगे, इंटरनल की लास्ट वीडियो में बात की थी इथिकल स्टैंडर्ड में। एक्सटर्नल की बात करेंगे, इंडिया में कैसे अकाउंटेबिलिटी है। फर्स्ट हमारे पास आती है एक बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट। दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा आता है, जुडिशरी वाला। बीच में आएगा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव हमारे मिनिस्टर वगैरह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आ जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा आ जाएगी। जुडिशरी में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट आ जाएंगे। तो हमें पता है अगर एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन ले लेता है तो वो अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के प्रति। पार्लियामेंट कोई डिसीजन ले लेती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है जुडिशरी के प्रति, मतलब वो अकाउंटेबल हैं एक दूसरे के प्रति। जुडिशरी डायरेक्टिंग के इनको भी जो था इनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकती है। जुडिशरी अगर कुछ गलत करती है तो पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ये तीनों हमारे पिलर जो थे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। उसके नीचे पिलर कौन सा आता है, उसके नीचे आता है पब्लिक सर्वेंट, जो कि अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव के प्रति, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इनको रिजल्ट देना पड़ेगा अगर ये पॉलिसी बनाते हैं फार्मर के लिए। अगर वो फेल होगी तो पब्लिक सर्वेंट ही तो है मेन जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो फेल होगी तो अगली बार इनको इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण पब्लिक सर्वेंट जो थे इनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास पब्लिक सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति, आरटीआई एक्ट, वो अकाउंटेबल बनाता है पब्लिक सर्वेंट को। सिटीजन चार्टर में क्या बोला हुआ है कि ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, तय करके रखे हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड की सर्विस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ना प्रोवाइड करवा पाएँ तो ये पर्सन है, ये नंबर है, इसके पास जाके कंप्लेंट करें, इतने टाइम के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। सिटीजन चार्टर। सिविल सोसाइटी प्रेशर डालती है। सिविल सोसाइटी में मीडिया आ गया हमारे पास, एनजीओ आ गए, अदर कोई छोटे मोटे ग्रुप आपने ही बना लिया जो कि प्रेशराइज कर सकता है गवर्नमेंट को, वो आ गए यहाँ पे, जो कि अकाउंटेबल बनाएंगे पब्लिक सर्वेंट। अब वो पब्लिक सर्वेंट को हो सकता है डायरेक्टली अकाउंटेबल ना बना पाएँ, लेकिन वो पॉलिटिकल मास्टर को जब बोलेंगे तो वो जो है
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो इनको अकाउंटेबल बना सकता है। उसके अलावा हमारे पास इलेक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर। इलेक्शन के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको हटाया जा सकता है, तो वो अफेक्ट करता है नीचे पब्लिक सर्वेंट को भी। एग्जीक्यूटिव को अच्छा रिजल्ट देना होता है, उसके लिए उसको पब्लिक सर्वेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना पड़ता है। और उसमें पब्लिक सर्वेंट को दूसरे टाइप की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, उनकी सुपीरियर ऑफिसर के प्रति अकाउंटेबिलिटी। सुपीरियर ऑफिसर रिवार्ड या पनिशमेंट उनको दे सकता है। उसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन, तो सुपीरियर जैसे मान लो आप पुलिस ऑफिसर हो, आपके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर होगा उसको आप उसी टाइम उसको रिवॉर्ड पनिशमेंट वगैरह दे सकते हो कुछ, जैसे आप SHO हो या SP हो DSP हो। उसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन, ये लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। अगर मान लो कोई बड़ा सा मिसकंडक्ट हो गया, उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन कोई लंबी प्रोसेस होती है। सुपीरियर ऑफिसर ये रिवार्ड पनिशमेंट वाला ये जल्दी कर सकते हो आप। डिसिप्लिन रिएक्शन के लिए आपको इसके लिए पूछा जाएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपकी इनपुट होगी, फिर कमेटी बैठेगी, उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद में डिसीजन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा आपके लिए, उसके बाद में कोई आपको पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है। लेकिन सुपीरियर वाला जल्दी हो सकता है, तो ये भी अकाउंटेबल बनाता है आपको अपने सुपीरियर के प्रति। डिसिप्लिन रिएक्शन आपको डिपार्टमेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाता है। CBI करप्शन केसेज में देख सकती है। CVC आपको अकाउंटेबल बनाता है। पुलिस आपको चीफ विजिलेंस ऑफिसर, अब ये जो है चीफ विजिलेंस कमीशन जो है ये आपको अकाउंटेबल बनाएगा। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर में। CBI एंड पुलिस, तीन चीज़ें। उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी हमें अकाउंटेबल बनाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं अकाउंटेबिलिटी में। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हो इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी। उसके अलावा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट और जुडिशरी को अकाउंटेबल, और वो आपस में ही अकाउंटेबल हैं। मेन एजेंसी की बात करेंगे कौन कौन सी हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो एक पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकायुक्त, CAG एंड CVC। इनके फंक्शन आपको पता ही होंगे, तो हम उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंडिया में पूछेंगे तो ये हमारा मैकेनिज्म है पूरा। इन सब के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है इंडिया के अंदर में। अब कुछ हमारे इथिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, उसमें कुछ हमारे ऑब्स्ट्रक्शन क्या हैं। फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमने पीछे देखा था ह्यूमन वैल्यू के ऊपर कम फोकस करते हैं। एंड वही सेम आ गया कि मोर एम्फेसाइज दिया जाता है किस चीज़ के ऊपर, मोर एम्फेसाइज दिया जाता है किसके ऊपर, डूइंग थिंग्स राइट, थिंग्स को राइट करने में ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट थिंक करने में फोकस नहीं दिया जाता। तो ये गवर्नेंस है ये वाला शब्द। फिर आता है ऑर्थोडॉक्स लॉयल्टी, मतलब लॉयल्टी एक बार जिसके प्रति बन गई, उसने गलत भी किया फिर भी उसी के पीछे लगे रहना। जैसे सबऑर्डिनेट वॉइस रेज नहीं करेंगे सुपीरियर के खिलाफ, अगर सुपीरियर कुछ गलत करता है तो एक ऑर्थोडॉक्सी लॉयल्टी, मतलब मान लिया वही सत्य है तो वही करेगा जो कुछ करेगा। फोर्थ आता है सिटीजन नॉट अवेयर, स्पेलिंग देख लेना यार, सिटीजन नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अगर सिटीजन अपने राइट की अवेयर नहीं है तो पब्लिक सर्वेंट के पास में काफ़ी पावर आ जाती है। पब्लिक सर्वेंट कुछ भी करवा सकता है। अगर उनको पता है सिटीजन चार्टर होता है, सिटीजन चार्टर नाम की कोई चीज़ है, तो वो जाके अकाउंटेबल बना सकते हैं कि आपने बोला 1 मंथ के अंदर में ये चीज़ होनी चाहिए, आप 2 मंथ से नहीं कर रहे हो। तो सिटीजन को अगर अपने राइट का ही नहीं पता तो वो कैसे पब्लिक सर्वेंट को अवेयर बना सकता है। फिर अपारदर्शिता, ओपेकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक धुंधलाहट देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब इनके पास में ये सब चीज़ें होंगी तो हमें क्या पता है, अगर इनके पास में ये सब चीज़ें हैं तो एग्जीक्यूटिव कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी से ही आएंगे। एग्जीक्यूटिव अगर इस टाइप से धांधली से बने हुए हैं, वो उन्होंने करप्शन किया हुआ है, तो वो नीचे पब्लिक सर्वेंट को कैसे सुधार सकते हैं जब यही इनका ही करप्ट है, यही पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। तो जब ये इंस्टीट्यूशन ख़राब करेंगे, जुडिशरी में भी कोई भगवान तो आएगा नहीं, जुडिशरी के अंदर भी जजेस हमारी सोसाइटी से ही आएंगे, और सोसाइटी के अंदर में जो इंडिविजुअल हैं वो प्रभावित हो रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के एक्शन से। तो एग्जीक्यूटिव जैसे एजुकेशन वगैरह पॉलिसीज़ अपनाएगा, उससे सोसाइटी को इफेक्ट करेंगे, सोसाइटी से उठ के आएंगे जुडिशरी। जुडिशरी में भी हमारे करप्ट पर्सन होते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने की आवश्यकता है। फिर आता है हमारे पास जर्नल एजुकेशन सिस्टम, पूरी सोसाइटी का ये हमारा वीक है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन कैसे, तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथन करो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है ये सब हमने देखे, इनको स्ट्रेंथन किया जाए फर्स्ट। सेकंड आता है कि रिफॉर्म करो, रिफॉर्म इन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में इलेक्शन कैसे होते हैं उसमें रिफॉर्म करो। जैसे RTI अप्लाई करो पॉलिटिकल पार्टी, उनसे पूछो कहाँ से फंडिंग लेके आए। जुडिशरी के ऊपर RTI अप्लाई करो, क्योंकि जुडिशरी के अंदर में भी काफ़ी सारा करप्शन होता है, जजेस भी कोई इम्यून नहीं होते, वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, वहाँ पे भी करप्शन होता है, तो उनको भी RTI की चपेट में लो। फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करो। एंड क्रिमिनल को पॉलिटिक्स से दूर करो, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करो, कि हमें पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर में भी हमारे अगर MP की बात करेंगे 30% से के करीब हमारे MP जो होंगे उनके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं जो करंटली हमारे MP होंगे। तो क्रिमिनल अगर पॉलिटिशियन बनेगा, वही गवर्नेंस वहाँ से पॉलिसी बन के आएंगी, तो पॉलिसी किस तरीके से राइट हो सकती हैं।
थर्ड आया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करो ट्रेडिशनल इंडियन लाइन के ऊपर। इंडिया ने जैसे इंडिया को आज़ादी मिलती है 1947 के अंदर में, उसके बाद हमारा जो सिस्टम था उसके अंदर में बेसिकली मतलब इंडियन के पास में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है। जैसे आज की भी बात करेंगे तो हमारा पूरा देश इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में दबा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर में। मतलब जैसे आप बोल ही सकते हो फॉरेनर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वाइट कलर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई फॉरेनर आके कुछ बातें बोलेगा वो कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, आपको ढेरे चैनल दिखेंगे जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं इंडियंस का, जैसे इंडियंस की मूवी वगैरह उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो उनको देखा जाता है लोगों के द्वारा, बिकॉज वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस किसी से, मतलब आपको ये मनवाने की आवश्यकता है कि इंडिया बहुत अच्छा है। कोई फॉरेनर के मुंह से सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कि इंडिया कितना अच्छा है, मतलब वो बेवकूफ़ बनाने की बात है। एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो पहले से चीज़ों के अंदर आ चुका है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने पूरा सिस्टम जो था वो वेस्ट से उठा के लगा दिया। हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, सिस्टम था, जो कि डिग्निटी तभी आ सकती है जब आप अपनी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करोगे कि ये मेरी अपनी चीज़ें हैं और यहाँ से डिग्निटी आ रही है। अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम या कि कोई भी सिस्टम आप दूसरों से उठा के लेके आ रहे हो, तो जिनसे उठा के लेके आ रहे हो वो तो अच्छे ही होंगे आपसे, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा ही होगा आपसे। अब जिनका हम एजुकेशन सिस्टम अच्छा बोलते हैं उन्होंने ही, जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, पूरे जो प्लेनेट है उसको खतरा उन्हीं से ही है। यूएस जिनकी अगर बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, सबसे ज़्यादा कबाड़ा एनवायरनमेंट का उन्होंने ही किया हुआ है। यूरोपियन कंट्री, यूएस, उनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा ख़राब किया गया एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अर्थ ही नहीं बची तो ह्यूमन काइंड ही नहीं बचेगा, ह्यूमन ही नहीं बचेंगे तो गवर्नेंस एंड इथिकल गवर्नेंस ये सब चीज़ें तो दूर की बातें हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, दूर वहाँ से इंपोर्ट किया सब कुछ, और जो हमारे बेसिक, जो हमारे थिंकर थे, जैसे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ महात्मा गांधी जी की डेथ से। अगर हमारे जो ओरिजिनल थिंकर थे, जो सोच सकते थे इंडिया की बेसिक लेवल पे जाके, एंड अदर जो गांधीयन लाइन के थिंकर थे, उनका भी उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जिस टाइप से लेके आए उसके अंदर में काफ़ी सारी कमियां रही। हमारा जो बेसिक फिलॉसफी था, जो देश की नब्ज़ को समझते थे, उन लोगों को, मतलब कुछ लोग बचे नहीं, कुछ को साइड लाइन कर दिया गया। तो उससे जो था ये ट्रेडिशनल जो इंडियन सिस्टम था, ट्रेडिशनल इंडियन लाइन, जो कि वैल्यूज़ लेके आ सकती थी। और उसके बाद हमने सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे जो ट्रेडिशनल हमारी हिस्ट्री थी उस सब को हमने ख़त्म किया। तो जो हमारी वैल्यूज़ थी, जैसे यूनिवर्सलिज्म, हम यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है एक फैमिली की तरह है, तो वो सिर्फ बातें ही रहेगी, वो कभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आ पाई। बिकॉज हमने अपनी वैल्यूज़ को इन्फीरियर समझा, हमने वेस्ट से लेके आए, उनके सारे फिलोसफर इंडिया के ऊपर थोप दिए कि उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी हैं, वो अपने तरीके से देखेंगे, उनके सारे आइडियाज़ डाल दे, उनके नाम पे रिलीजन आया, उनके नाम पे सेकुलरिज्म आया। इंडिया की वैल्यू जो सबसे, इंडिया मतलब अगर बात करेंगे सिविलाइजेशन टर्म में, तो इंडिया एंशियंट सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन बोल सकते हो, जो कि अभी लिविंग है, और उनकी वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी थी। वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमने इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर में वो सब चीज़ें छोड़ी। तो जो हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी, आप देख सकते हो हमारे जो एपिक्स होंगे उनके अंदर में भी सेंस ऑफ ड्यूटी, यूनिवर्सलिज्म की बात होगी। सेक्रीफाइस को, उस पर्सन को सबसे ऊपर माना जाएगा जो सेक्रीफाइस करेगा, तो उसके अंदर में महात्मा गांधी जी को ऊपर माना जाता है, भगवान बुद्ध को पूजते हैं, महावीर को। तो जो ट्रेडिशन था हमने उसको पीछे छोड़ा, लव रिस्पेक्ट सभी के लिए उसको पीछे छोड़ा, और हमने एक नया सिस्टम फॉलो किया। उसके साथ में हमें जो था ट्रेडिशनल सिस्टम हमें साथ में लाना चाहिए, उसी से हम अपने देश की ग्लोरी को वापस लेके आ सकते हैं, और ये इन्फीरियरिटी जो कम्प्लेक्स है उसको ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थ आता है कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इस मॉडल के अंदर में यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडी आईसीटी, कॉपरेशन लेके आनी। अब अगर आप मान लो सेंटर से डिसीजन आ रहा है, तो उसमें जो गांव के अंदर पर्सन है उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, अब वो कैसे अकाउंटेबल बनाएगा प्राइम मिनिस्टर को उसके लिए। लेकिन अगर वही डिसीजन लोकल बॉडी ले रही है तो वो पूछ सकता है अपने सरपंच को कि क्या डिसीजन लिया गया, उसकी क्या आउटकम आती है। तो कॉपरेटिव मॉडल होना चाहिए गवर्नेंस का। फिफ्थ आता है सेकेंड ARC, अ सिस्टम ऑफ 2 इंटेंसिव रिव्यू। ARC ने बोला कि 2 इंटेंसिव रिव्यू होने चाहिए। एक कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर, जब आप सर्विस में चले गए उसके बाद 14 ईयर जब आपके हो जाएंगे, तो आप 14 ईयर की सर्विस के बाद में आपका एक रिव्यू किया जाए कि क्या ये पर्सन आगे गवर्न करने में फिट है या नहीं है। तो उसको पर्सन की क्या स्ट्रेंथ थी उसका रिव्यू करो, और क्या कमियां रह गई उसके अंदर में, और ये देखो कि क्या वो आगे तक गवर्न कर सकता है, उससे क्या मतलब किस हिसाब से देखना चाहिए, शॉर्ट कमिंग है तो उनको कैसे दूर कर सकता है। उसके बाद 20 साल जब उसकी सर्विस हो जाएगी, 14 के बाद में 6 साल के बाद में सर्विस होगी, तो उसको फिर से असेस करो कि क्या इसके बाद में वो फर्दर कंटिन्यूशन के लिए फिट है, या इतने सारे टाइम के बाद में वो ऐसे ही बन गया। तो वो देखेंगे, उसके बाद में पर्सन को कंटिन्यू करवाएंगे। ऐसा नहीं एक बार सर्विस में चले गए उसके बाद में फिर वो इटर्निटी तक चला ही रहे जब तक वो रिटायर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।